Hi everyone, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉब कॉस्टिंग का थियोरी और जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसमें वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेकेंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, वो है बैच कॉस्टिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होता है वो कितने टाइप्स का होता है। मैं एक बार आपको फिर से ये रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कॉस्टिंग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और एक होता है ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो जो फर्स्ट तीन टाइप्स के मेथड्स हैं यानी कि जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये तीनों आ जाते हैं हम लोग का स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के अंडर में। तो अब देखते हैं व्हाट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच बैच इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। मतलब हम लोग हर बैच को एक कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब एक बैच का ही हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। जैसे जॉब कॉस्टिंग में हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्टिंग करते थे, वैसे ही बैच कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बैच का हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। यहाँ पर और क्या बोल रहा है, The costs are accumulated and ascertained separately for each batch। हर बैच के लिए जो उनका कॉस्ट है वो सब अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग तरीके से उसको एसरटेन किया जाता है और अक्यूमुलेट किया जाता है। एंड ईच बैच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लाइक यूनिट्स, मतलब सेम टाइप के यूनिट्स, सिमिलर टाइप के यूनिट्स से एक बैच बनता है। ऐसे अगर बहुत सारे 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पर, या फिर 10,000, 12,000 सेम यूनिट्स आ जाएंगे, हम लोग प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बैच। बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। ये तो हमने देखा ईच बैच इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। सेकेंड पॉइंट जो है, ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एसरटेन्ड फॉर ईच बैच। हर बैच के लिए अलग अलग सेपरेटली जो कॉस्ट है वो एसरटेन किया जाता है और अक्यूमुलेट भी किया जाता है। अ सेपरेट बैच कॉस्ट शीट इज यूज्ड फॉर ईच बैच एंड इज असाइंड अ सर्टेन नंबर बाय विच द बैच इज आइडेंटिफाइड। सो ये वाला जो पॉइंट है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये रिसेंटली मैंने एक फेस क्रीम खरीदा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैच नंबर लिखा है और उसके सीधे में यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैच का, जिस बैच में ये यूनिट जो है ये प्रोड्यूस हुआ था या ये मैन्युफैक्चर हुआ था, उस बैच का नंबर यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि हर बैच के लिए एक सेपरेट बैच कॉस्ट शीट बनाया जाता है। जैसे हम लोग जॉब कॉस्टिंग में पढ़े थे कि हर पर्टिकुलर यूनिट के लिए, हर जॉब के लिए एक अलग जॉब कॉस्ट शीट बनाया जाता है, वैसे ही सिमिलरली हर बैच के लिए बैच कॉस्टिंग में अलग कॉस्ट शीट, बैच कॉस्ट शीट बनाया जाता है। और हर बैच में जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सब का एक सेम बैच नंबर रहता है कि ये बैच नंबर इतने में ये वाला जो यूनिट है ये प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर उन्हें पता चला किसी एक यूनिट से कि इस बैच में जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है, उनमें कुछ खराबी है, तो वो लोग तुरंत ही उसका कंजम्पशन मार्केट में बंद करवा देंगे। इसीलिए उसका एक बैच नंबर रहता है। आप लोग बहुत सारे मेडिसिन में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे बैच नंबर वहाँ पर मेंशन रहता है। अगर कहीं पे पता चला कि ये बैच में जितने भी मेडिसिन प्रोड्यूस हुए हैं उनका कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है या उनके कंपोनेंट्स में कुछ एक दिक्कत है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तुरंत ही उसको कंजम्पशन होने से रोक देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, द कॉस्ट पर यूनिट इज असरटेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैच बाय द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन दैट बैच। ये बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पर बोला है कि जो पर यूनिट का कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, वो कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि जितना भी वो पूरे बैच का टोटल कॉस्ट आया उससे क्या डिवाइड कर देते हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का उस बैच में प्रोडक्शन हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली एक यूनिट का कितना खर्चा है वो आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस।
बैच कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं? मोस्टली उन इंडस्ट्रीज में उसका एप्लीकेशन होता है जहाँ पर सिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डेफिनाइट बैचेस। सिमिलर आर्टिकल्स मतलब जो सेम दिखते हैं, सेम टाइप के आर्टिकल्स। अगर हम लोग ये स्केच पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा ही हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि सेम दिख रहे हैं। अगर हम लोग ये क्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा बहुत सारा क्रीम मैन्युफैक्चर करेंगे जो कि सेम है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर इनडेफिनाइट बैचेस, बहुत सारे बैचेस में उनका प्रोडक्शन होता है विच इज़ मेंट फॉर इंटरनल कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फॉर सेल टू कस्टमर्स जनरली। तो ये बोल रहा है कि ऐसे हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो या तो डायरेक्टली मार्केट में सेल किया जाता है या फिर उसको अगेन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है किसी फिनिश्ड गुड्स के प्रोडक्शन में। इट इज़ जनरली अप्लाइड इन कौन से इंडस्ट्री में? फर्स्ट बोल रहा है रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑब्वियसली जैसे वाइट शर्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत सारा बैच में प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में भी होता है। फिर है फार्मास्यूटिकल और ड्रग इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, ये भी आ सकता है। और इसमें बहुत सारे मेडिसिन का भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। फिर है स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हमें पता है जैसे ऑटोमोबाइल्स होता है या फिर कोई प्लांट मशीनरी का कोई कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी वो लोग बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि वो लोग सिमिलर होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो उनको वो लोग बैच में ही प्रोड्यूस करते हैं। टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी हमें पता है। टायर्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि हम लोग बैच कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। सो ये आपका MCQ में पूछ सकता है, ऐसे 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और पूछा होगा कि इनमें से कौन से इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग यूज़ होता है। तो उसमें आप लोग ये सब चीज़ें अगर याद रखेंगे तो आपको वो MCQ करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के बारे में ये बोल रहा है। तो ये जो EBQ का कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, हम लोगों ने इसको मटेरियल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कॉस्टिंग में। तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर अस, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ब्रीफली बता दे रही हूँ। ये बोल रहा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी रेफर्स टू द ऑप्टिमम क्वांटिटी बैच which should be produced at a point of time so that the setup and processing cost and the carrying cost are together optimized. So EBQ is basically वो quantity कि हम लोग एक पर्टिकुलर बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे सो दैट जो हम लोग का सेटअप कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है दोनों ही ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, दोनों ही ऑप्टिमम लेवल पे रहे। तो बेसिकली एक बैच में हमें कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है ये फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है। सेटिंग अप and processing cost refers to the cost incurred for setting up and processing operations before the start of production of a batch. So ये basically बोल रहा है जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारा जितना भी प्लांट है, जितना भी मशीनरी है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि उस प्रोडक्शन के दौरान हमें चाहिए होंगे, हम लोग उन सबको सेटअप करते हैं और जो भी प्रोडक्शन होगा वो उस प्रोसेस का एक कॉस्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं लैम्प को ऑन करती हूँ, फिर ट्राइपॉड को सेट करती हूँ, तो वैसे ही हम लोग जब कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें बहुत सारे प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, उन लोगों को जो सेटअप करने का कॉस्ट होता है वो उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो सेटअप कॉस्ट होता है और एक पर्टिकुलर बैच में कितने यूनिट्स रहेंगे, यानी कि जो बैच साइज है उसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर लार्ज बैच साइज है तो लोअर हो जाएगा सेटअप कॉस्ट। हमें फॉर एग्जांपल
1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके 10 बैचेस बना देंगे, ठीक है, 10 बैचेस अगर बना देंगे तो ये एक बैच में कितने यूनिट्स रहेंगे, 100 यूनिट्स रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसका 5 बैचेस बना देंगे तो एक बैच में कितने यूनिट्स रहेंगे, 200 यूनिट्स। सो सेम चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि अगर बैच का साइज लार्ज हो जाए, बैच का अगर साइज लार्ज हो जाए, मतलब बैच साइज मतलब होता है कि एक बैच में हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे तो हम लोग का जो सेटअप कॉस्ट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमें ओनली 5 बैचेस ही चाहिए, तो 5 बार ही हमें सेटअप कॉस्ट करना है। लेकिन अगर हम लोग बैच का साइज कम रखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कम रखा है, तो उस केस में क्या है, हमें 10 बार उसको 10 बैचेस निकालने पड़ रहे हैं, 10 बार उसको सेटअप करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो सेटअप कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, large the batch size, lower is the setup cost because of few batches, कम बैचेस हो जाते हैं यहाँ पर। और सिमिलरली जितना स्मॉल आपका बैच साइज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका हायर सेटअप कॉस्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर बैचेस। ये आपको समझ में आया होगा आई होप। और जो कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस। तो ये बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि एक बार आपका फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, उसके बाद आप लोग जब उनको लाके आप इन्वेंट्री में स्टोर करके रखोगे, तो वो जो इन्वेंट्री का कॉस्ट होता है दैट इज़ नोन एज कैरिंग कॉस्ट। नाम ही बोल रहा है कि हम लोग उसको कैरी करके रखते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? द कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए हमें जितना भी कॉस्ट इनकर करना पड़ता है दैट इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बैच साइज एंड कैरिंग साइज। जैसे यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पर ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक बैच में ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग का जो कैरिंग कॉस्ट है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 200 यूनिट्स अपने पास स्टोर करके रखना है और ऊपर वाले केस में हमें 100 यूनिट्स स्टोर करके रखना है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट दूसरे वाले केस में ज़्यादा होगा। सेम चीज़ बोल रहे हैं, लार्ज द बैच साइज हायर इज द कैरिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई एवरेज इन्वेंट्री। और अगर आपका बैच का साइज स्मॉल हो जाएगा तो आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे बुक में क्या बोल रहा है कि हमें हर बैच का, मतलब एक बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? बाय अचीविंग अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मतलब ट्रेड ऑफ होना चाहिए, मतलब दोनों का ही ऑप्टिमम लेवल जो है वो अचीव होना चाहिए। उस केस में ही ये जो x का वैल्यू है दैट इज नोन एज EBQ। सो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला भी दिया है, EBQ इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2AS डिवाइडेड बाय C, जहाँ पर A क्या है? A है एनुअल डिमांड, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक साल में डिमांड कितना रहता है मार्केट में, वो है हम लोग का A। S है हम लोग का सेटअप कॉस्ट पर बैच। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना है कि ये किस चीज़ के लिए बोला गया है। सेटअप कॉस्ट जो है दैट इज पर बैच, और C है कैरिंग कॉस्ट के लिए। कैरिंग कॉस्ट क्या है? दिस इज पर यूनिट पर ईयर। एक ईयर में एक यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद हमें उसके लिए कितना कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, वो है हम लोग का C। सो फर्स्ट हम लोग ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8 देखेंगे, बाकी जो नंबर 9 एंड नंबर 10 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ऑफ फॉर अ कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग। यहाँ पे हमें एनुअल डिमांड फॉर द कंपोनेंट्स गिवन है, दिस इज हम लोग का A। फिर बोल रहा है सेटअप कॉस्ट पर बैच, ये आ गया हम लोग का S। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया है 6% पर एनम। ओके, सो ये भी हम लोग का पर ईयर ही है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर हमें
एज अ परसेंटेज दिया है, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज में गिवन रहेगा, इसका मतलब है कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कितना हमें मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ रहा है उसके ऊपर ही हम लोग का जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो बेस्ड रहता है। ये तो सबको ही पता है। तो हम लोग अभी इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। EBQ इक्वल्स टू 2AS। ए कितना है 2400 यूनिट्स, 2400। फिर S कितना है 100 रुपये, 100 रुपये डिवाइडेड बाय 200 का 6%। सो इसको सॉल्व करने पे आ गया हम लोग का 200 यूनिट्स। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 8। यहाँ पर बोल रहा है अ कस्टमर हैज़ बीन ऑर्डरिंग 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 per order during the past years. So यहाँ पर हमें मिल गया A, यानी कि जो एनुअल डिमांड है वो कितना है 90,000 यूनिट्स। The production cost comprises of 120 for material, 60 for labor and 20 rupees for fixed overheads. So इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है, ये यहाँ पर हमें गिवन है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 20, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 200 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हम लोग का 200 रुपये। फिर बोल रहा है इट कॉस्ट रुपीज़ 1500 टू सेटअप फॉर 1 रन ऑफ 18,000 कॉलम। सो ये जो 1500 है ये हमारा आ गया S, सेटअप कॉस्ट है हम लोग का 1500 रुपये। फिर बोल रहा है कि जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है दैट इज 15%। कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा 200 का 15%, यानी कि 30 रुपीज़। फिर बोल रहा है सिंस दिस कस्टमर मे बाय एटलीस्ट 5,000 कॉलम्स दिस ईयर द कंपनी वुड लाइक टू अवॉइड मेकिंग 5 डिफरेंट प्रोडक्शन रन्स। ओके, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। सो ये बेसिकली यहाँ पर 5 मेंशन क्यों किया है, क्योंकि देखिए हमारा जो एनुअल डिमांड है वो 90,000 यूनिट्स के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक रन में वो लोग 18,000 प्रोडक्शन करते हैं, 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाई 18,000 आ जाएगा हम लोग का 5। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रन्स हैं, नंबर कितनी बार बैचेस निकल रहे हैं या कितने बैचेस निकल रहे हैं वो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 5। कैसे 90,000 डिवाइडेड बाय 80,000, दिस इज 5 रन्स। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि इस बार जो कस्टमर है वो एटलीस्ट 5,000 कॉलम्स इस बार वो खरीदने वाले हैं कस्टमर्स, तो कंपनी बोल रहा है कि वो 5 बार अलग अलग प्रोडक्शन रन नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन क्या होगा इस केस में। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। हमारा जो फॉर्मूला है EBQ का वो क्या है 2AS बाय C, उसका रूट ओवर। सो A है कितना 90,000, S है कितना 1,500 रुपये, यहाँ पर है 1,500 रुपये, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट है हम लोग का 30 रुपीज़। सो इसका रूट ओवर निकालने के बाद हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा कितना 3,000 यूनिट्स। सो हम लोग अगर 3,000 यूनिट्स एक बैच में प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग का जो ऑप्टिमम सेटअप कॉस्ट है और ऑप्टिमम कैरिंग कॉस्ट है वो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। आई होप आपको आज का ये जो क्लास है ये समझ में आया होगा। बैच कॉस्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, और ये जो 2 बेसिक इलस्ट्रेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।